तो तकरीबन 4 साल बाद में उद्धव ठाकरे के लिए राहत भरी खबर है और ये राहत भरी खबर सीधे सुप्रीम कोर्ट से आ रही है और इस खबर के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदें आसमान चढ़ गई है, क्योंकि अब हो सकता है उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से धनुष और बाण मिल जाए। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में आपको भी दिखाते हैं। एकनाथ शिंदे को लेकर कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, उद्धव ठाकरे के लिए कैसे राहत भरी खबर आई, आपको सब कुछ डिटेल में दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। शिवसेना विवाद पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है जिससे उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून के मुताबिक राजनीतिक दल का नियंत्रण हमेशा विधायक दल पर रहता है, यानी अगर विधायक दल के ज्यादातर विधायक अलग राय रखते हैं तब भी राजनीतिक पार्टी का फैसला ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। अब अगर इसे आसान भाषा में समझे कि आखिर कोर्ट ने क्या कहा और इसका महाराष्ट्र की राजनीति में क्या असर पड़ सकता है, तो वो भी सुन लीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़े मामलों की सुनवाई चल रही है। पहला मामला एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा है और दूसरा मामला चुनाव आयोग द्वारा शिंदे गुट को असली शिवसेना और धनुष बाण चुनाव चिन्ह देने के फैसले से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि संविधान पीठ पहले ही साफ कर चुकी है कि विधायक दल राजनीतिक दल से अलग होकर अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। कोर्ट की सबसे अहम टिप्पणी यही रही कि राजनीतिक दल का फैसला विधायक दल के बहुमत से भी ऊपर माना जाएगा, यानी अगर किसी पार्टी के ज्यादातर विधायक अलग हो जाए तो सिर्फ इसी आधार पर वे खुद को असली पार्टी नहीं कह सकते। अब सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है, तो इसे भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि किसी राजनीतिक पार्टी के 100 विधायक हैं, उनमें से 70 विधायक अलग गुट बना लेते हैं, लेकिन पार्टी संगठन अध्यक्ष और पार्टी का आधिकारिक नेतृत्व उनके साथ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ विधायकों की संख्या के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि वो असली पार्टी है। कोर्ट का कहना है कि राजनीतिक पार्टी की पहचान केवल विधायकों की गिनती से तय नहीं होती। अब इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कई अहम दलीलें रखी। उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार नहीं था कि पार्टी का कौन सा संविधान सही है। सिब्बल ने बताया कि 2018 के पार्टी संविधान के तहत ही एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता बनाया गया था और सुनील प्रभु को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया था, लेकिन 2022 में कई विधायक पहले सूरत और फिर गुवाहाटी चले गए और अलग गुट बना लिया। सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि ऐसा करके उन्होंने अपनी इच्छा से पार्टी छोड़ दी, इसके लिए वे दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने चाहिए थे। कपिल सिब्बल ने यहाँ पर एक और बड़ी बात कही और कहा कि अब संविधान की 10वीं अनुसूची में स्प्लिट यानी दूसरी पार्टी टूटने का प्रावधान नहीं है। आज के कानून में केवल एक ही रास्ता बचता है और वो है किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में वैध विलय यानी कि कानूनी तौर पर शामिल होना, लेकिन इस मामले में ऐसा कोई विलय हुआ ही नहीं, इसीलिए सिर्फ विधायक अलग होकर खुद को असली शिवसेना नहीं बता सकते। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी इस बात पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, चुनाव आयोग के नियमों में आखिर ये कैसे तय किया जाता है कि राजनीतिक दल में बहुमत किसे माना जाएगा, क्या इसका कोई स्पष्ट नियम है? मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बहुमत की अवधारणा अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और इस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। अब इस मामले का आगे क्या असर होगा वो भी समझ लीजिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसले में यही सिद्धांत अपनाता है कि राजनीतिक दल का नियंत्रण सबसे ऊपर रहेगा, तो इसका असर सिर्फ शिवसेना विवाद तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में किसी भी राजनीतिक पार्टी में बगावत या दल बदल के मामले में ये फैसला एक बड़ी मिसाल बन सकता है। फिलहाल इस मामले में सुनवाई जारी है और अंतिम फैसला आना बाकी है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि अंतिम फैसला उद्धव ठाकरे गुट के पक्ष में आता है या एकनाथ शिंदे अपनी कानूनी स्थिति बरकरार रखने में सफल रहते हैं। तो आपको क्या लगता है? आप भी सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी टिप्पणी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक गणपति मंदिर को करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है, लेकिन अब इसी मंदिर की दान राशि को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। आरोप है कि सिद्धिविनायक मंदिर की दान राशि में हर साल करोड़ों रुपए की गड़बड़ी होती रही है। इस मुद्दे को सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने जोर शोर से उठाया और इसके बाद सियासी बयानबाजियां तेज हो गयी। अब कुछ
कुछ ट्रस्टियों ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यकाल का जिक्र करते हुए जांच की मांग की है। दरअसल राज ठाकरे ने दावा किया कि सिद्धि विनायक मंदिर की दान राशि में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए तक की चोरी या गड़बड़ी होती रही है। राज ठाकरे ने कहा कि इस संबंध में ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने सरकार को पत्र लिखकर मामले की जाँच की मांग की है। राज ठाकरे के इस बयान के बाद अब पूरे महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। अब राज ठाकरे के 18 करोड़ के खुलासे के बाद सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट के कुछ ट्रस्टियों ने दावा किया है कि जिन कर्मचारियों पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनमें से कई की नियुक्ति उस वक्त हुई थी जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार थी, यानी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। ट्रस्टियों का यहाँ पर आरोप है कि इसी वजह से उस दौर की नियुक्ति और वित्तीय लेन देन की भी निष्पक्ष जाँच की जरूरत है। यानी कि ट्रस्टियों ने यहाँ पर साफ साफ संदेह उद्धव ठाकरे पर जता दिया है और साफ साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तब उनके दौर में नियुक्तियां की गई और उस वक्त जो वित्तीय लेन देन में जो गड़बड़ी की गई उसकी जांच की मांग भी यहाँ पर ट्रस्टियों द्वारा उठा दी गई है। यानी कि अगर जांच होती है तो अब उद्धव ठाकरे का फंसना यहाँ पर पूरी तरह तय माना जा रहा है। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी दिया। उनका कहना है कि ट्रस्ट ने आधिकारिक तौर पर 18 करोड़ रुपए के किसी घोटाले की पुष्टि नहीं की है। उनके मुताबिक कुछ कर्मचारियों के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायतें जरूर मिली है, जिन पर कार्रवाई की गई है। कुछ कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और पूरे मामले की जांच और वित्तीय ऑडिट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी एक तरफ राज ठाकरे और कुछ ट्रस्टी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट खुद की साख बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसी बीच इस पूरे मामले को महाराष्ट्र सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया है। सरकार ने ट्रस्ट से विस्तृत वित्तीय रिपोर्ट और ऑडिट से जुड़ी जानकारियां मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद में यह तय होगा कि आगे किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाएगी या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मामले में उद्धव ठाकरे पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? तो फिलहाल इसका जवाब नहीं में मिल रहा है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस मामले में उद्धव ठाकरे के खिलाफ न तो अभी तक कोई एफआईआर दर्ज हुई है और न ही किसी जाँच एजेंसी ने उन्हें आरोपी बनाया। उनका नाम फिलहाल केवल राजनीतिक आरोपों और ट्रस्ट के कुछ सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों की वजह से चर्चा में आया है। इसीलिए इस मामले को लेकर अंतिम नतीजे निकालना अभी बेहद जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि सिद्धि विनायक जैसे प्रतिष्ठित मंदिर की दान राशि को लेकर उठ रहे सवालों ने महाराष्ट्र की राजनीति को गर्मा दिया है। आने वाले दिनों में यदि जांच आगे बढ़ती है तो यह मामला और भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। फिलहाल सभी की नजर सरकार की अगली कार्रवाई और संभावित जांच पर टिकी हुई है। क्या इस मामले में नए खुलासे होंगे या केवल आरोप राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएंगे? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये भी बताएं कि क्या वाकई में स्वतंत्र एजेंसी से जांच करानी चाहिए, और अगर उद्धव ठाकरे का नाम भी इसमें आता है तो क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी यहाँ पर जांच होना जरूरी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर कई आरोप लग रहे हैं। तो फिलहाल तो देश के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों की दान राशि की खबर से जनता का विश्वास कहीं न कहीं डगमगाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। पहले अयोध्या के राम मंदिर में चंदे को लेकर विवाद हुआ, फिर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे को लेकर सवाल उठे और अब मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर की दान राशि में भी गड़बड़ी पाई जा रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है कि आखिर धार्मिक संस्थानों की दान राशि पर बार बार विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं? क्या वाकई में यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है? आखिर कब सच सामने आएगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।